हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करने वाले हैं एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, जानेंगे उनके आंसर्स के बारे में भी। तो आइए बात करते हैं कैंडिडेट के बारे में। कैंडिडेट जो है उनका इंटरव्यू जो है वो बाबूलाल कटारा जी सर के बोर्ड में हुआ था, जो 9 जुलाई 2021 को इनका इंटरव्यू हुआ। 20 से 22 मिनट जो है इनका इंटरव्यू चला। इवनिंग शिफ्ट जो थी उसमें इनका इंटरव्यू था। कैंडिडेट का बैकग्राउंड जो है वो है बीटेक करी है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। डिस्ट्रिक्ट जो है वो जालोर से ये बिलोंग करते हैं। हॉबी इनकी है मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं पढ़ना, यानी मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ या रचनाएं जो हैं वो पढ़ना इनकी हॉबी है। तो आइए जानते हैं इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। चेयरमैन सर, कैसा फील कर रहे हैं, लंच कर लिया क्या? तो वही फील गुड कराने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करा। 10th 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से करी, वही नॉर्मल क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम। मेंबर वन ने पूछा मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना क्यों पसंद करते हैं। अब इनसे पूछा गया क्योंकि इनकी हॉबी है, तो इनसे पूछा गया कि मुंशी प्रेमचंद जी को ही पढ़ना क्यों पसंद करते हैं आप। तो इन्होंने आंसर दिया होगा, आई होप इन्होंने प्रिपेयर भी करा होगा अच्छे से। मानसरोवर कितना पढ़ा। मानसरोवर जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की जो है वो एक कहानी है, तो उसके बारे में पूछा। फिर गोदान के बारे में पूछा, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो इनसे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है क्या। अब इनसे पूछा गया कि जो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, ठीक है, रचनाएं जो भी है वो आज के टाइम में यानी मॉडर्न इंडिया में भी जो है प्रासंगिक है क्या, अगर है तो फिर क्यों है, ये इनसे पूछा गया। नेक्स्ट है, यूएसए की मिलिट्री अफगानिस्तान से हट रही है, इसका भारत पर क्या इफ़ेक्ट होगा। इसमें कुछ काउंटर क्वेश्चन भी इनसे पूछे गए। अब जैसा कि पता ही है कि यूएसए जो है उसकी मिलिट्री जो है वो अफगानिस्तान से हट रही है। वैसे तो जब तालिबान और अमेरिका में एक समझौता हुआ था दोहा वार्ता के दौरान, दोहा में एक ऐतिहासिक समझौते पर दोनों ने हस्ताक्षर किए थे 2020 में। फिर उसके बाद समझौता ये हुआ कि 1 मई 2021 तक क्या होगा, अमेरिकी जो सैनिक है वो अफ़गानिस्तान से वापसी कर लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड करके अभी 11 सितंबर 2021 के लिए कर दिया गया है कि 11 सितंबर 2021 तक जो है अमेरिकी सैनिक जो है वो अफ़गानिस्तान से वापसी करेंगे। केवल जो अमेरिका का जो दूतावास है उसकी प्रोटेक्शन के लिए केवल अमेरिकी सैनिक रहेंगे, बाकी अन्य कई जगह पे भी नहीं रहेंगे। तो ये सब इसमें हुआ है, जो हाल ही का घटनाक्रम हुआ है। अब इसमें ये हुआ है कि अब हाल ही में ये हुआ है कि तालिबान जो है वो समझौते का जो है कुछ उल्लंघन कर रहा है, साथ ही जो अफ़गानिस्तान में अधिकांश जो क्षेत्र है उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है। अब बात करें हम भारत पर इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, तो भारत पर इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि एक तो क्या हो सकता है, तालिबान का प्रभाव जो है वो अफ़गानिस्तान में क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक गृह युद्ध की जो आशंका है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान के साथ साथ क्या होगा, अन्य देशों को भी इम्पेक्ट करेगी, साथ ही भारत को भी क्या करेगी, इम्पेक्ट करेगी। इसमें क्या होगा, हिंसा जो है वो भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन जब दोहा वार्ता के दौरान जो दोहा में ऐतिहासिक समझौता हुआ था उसमें ये बात हुई थी कि हिंसा जो है वो कम करेंगे। ठीक है, अंतर अफगान शांति वार्ता में भी क्या होगा, जो तालिबान है वो शामिल होगा। विदेशी जितने भी आतंकवादी समूह है उनमें संबंध क्या करेगा, ये समाप्त कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, विदेशी आतंकवादी समूहों से जो सक्रियता जो है वो तालिबान की जो है लगातार बनी हुई है। तो इसी का खतरा जो है वो भारत पर भी रहेगा। साथ ही बात करें कि अफ़गानिस्तान में भारत जो है वो क्या करता है, बहुत सारा निवेश जो है किया हुआ है अफ़गानिस्तान में भारत ने। ठीक है, जैसे कि संसद भवन निर्माण करवा रहा है, नया शिक्षण संस्थान स्थापित कर रहे हैं, बांध बनवा रहा है, अस्पताल बनवाए जा रहे हैं। ठीक है, लगभग भारत द्वारा 3 अरब डॉलर के लगभग जो है ना इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में जो करा हुआ है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है उस पर क्या हो जाएगा, संकट जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर नेक्स्ट है कि तालिबान शासन जो है उसका झुकाव जो है वो या तो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है या फिर चाइना की तरफ ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान और चीन की तरफ क्या है, झुकाव ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान या चीन समर्थित जो भारत विरोधी आतंकवादी समूह जो है, ठीक है, उनको तालिबान जो है समर्थन दे सकता है और भारत के खिलाफ जो है काफ़ी जो आतंकवादी संगठन जो है उनको सक्रिय कर सकता है और भारत में जो है वो हमले भी करवा सकता है। तो ये भी एक भारत के लिए क्या है, एक बड़ा खतरा है। नेक्स्ट है कि पूरा दो देश है, ठीक है, पूरे देश पर क्या कर सकता है, तालिबान कंट्रोल कर सकता है, चाहे पीओके के जरिए हो या चीन की सीमा के जरिए हो। तो पूरे देश में तालिबान का कब्जा जो है वो हो सकता है, साथ ही अफगानिस्तान में तो हो ही सकता है, इसके अलावा भारत पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। इसके अलावा भारत में जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पर विदेशी आतंकवादी जो संगठन जो थे वो वापस से क्या है वो सक्रिय हो सकते हैं।
ओके। और भारत जो है वो निवेश जहाँ पर कर रहा है, सामुदायिक विकास परियोजनाएं देख लो, कुछ भी निवेश देख लो, तो वो निवेश तो प्रभावित होना ही होना है। इस तरह से भारत के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो इस तरह से होगा। अगर आप इसमें और भी टॉपिक, अगर आपके कोई और भी पॉइंट्स जो है वो दिमाग में आ रहे हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के विकास के लिए कोई 2 इनोवेटिव आइडिया बताइए। तो इनसे पूछा गया कि राजस्थान के विकास के लिए आप जो है कोई भी 2 नवाचार जो संबंधित आइडिया है, आपके विचार है, कुछ भी वो बताइए। नेक्स्ट है नंबर 2, अफगानिस्तान में भारत के क्या हित है। अब ये पूछा गया अफगानिस्तान में भारत के हित क्या है। वही भारत के हित जो हम बात कर चुके हैं कि अफगानिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, इससे हम जो है सीमा भी साझा करते हैं। इसके अलावा जो है लगभग 106 किलोमीटर की जो सीमा है हम क्या है अफगानिस्तान से साझा करते हैं। हमारा जो पड़ोसी देश है, पड़ोस की नीति में ये क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भारत जो है वो काफ़ी निवेश कर रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय जो है वो काफ़ी रहते हैं, ठीक है, वहाँ चाहे वो उद्योग के लिए गए हुए हों या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए गए हो, तो अफगानिस्तान में काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से जो है भारत के रिश्ते भी क्या है काफ़ी अच्छे हैं। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण करवाना देख लो, चाहे शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना। इसके अलावा 3 जो अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है वो भी है। इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट भी जो है अफगानिस्तान को भारत जो है प्रोवाइड कराता है। तो इसके बदले में भारत क्या करता है, ये चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत को सपोर्ट करे, ना कि पाकिस्तान की तरफ झुके या चाइना की तरफ झुके। तो भारत के हित जो है कम्प्लीटली क्या है अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कभी भारत को सपोर्ट नहीं करता, चाइना जो है वो भारत को कभी सपोर्ट नहीं करता। तो एकमात्र अफगानिस्तान ही बचता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जितना भी व्यापार है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से हम क्या है संबंध रख सकते हैं, और भी देश जो है उससे हमारा जुड़ाव जो है अफगानिस्तान के जरिए हो सकता है। नेक्स्ट है तालिबान से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछे गए। नेक्स्ट है भारत में बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताओ। अब भारत में बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक तो हो जाता है खापलांग, ठीक है, इसको हम NSCN भी बोलते हैं, नेशनल सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नागालैंड, ऐसे कुछ नाम है इसका, ठीक है, इसको शॉर्ट में खापलांग बोलते हैं। इसके अलावा उल्फा जो संगठन है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा हो गया। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बॉर्डरलैंड हो गया, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट हो गया, पीपल लिबरेशन आर्मी हो गया, बबर खालसा इंटरनेशनल हो गए। तो बहुत सारे जो है ऐसे जो टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या भारत की अफगानिस्तान से सीमा लगती है? जी हाँ, भारत की अफगानिस्तान से जो है वो सीमा लगती है, वो भी लगभग जो है 106 किलोमीटर की, जो हम पहले बता चुके हैं 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और जब भारत और जब जो ब्रिटिश भारत है और अफगानिस्तान जो है उसकी सीमा को डूरंड जो लाइन है, हम डूरंड लाइन या डूरंड रेखा जो है वो बोलते हैं, और जो कि POK या अफगान के बीच में स्थित है। ओके, और जो ये डूरंड लाइन जो है वो लगभग है 2640 किलोमीटर की, 2640 किलोमीटर की है डूरंड रेखा। ओके, नेक्स्ट है SC के जजों को कैसे अपॉइंट किया जाता है। अब SC के जो जजेस होते हैं उनको एक कॉलेजियम बनाया जाता है। कॉलेजियम के अकॉर्डिंग जो है वो SC के जजेस को की नियुक्ति की जाती है। लेकिन हाल ही में कुछ टाइम पहले ये भी हुआ था कि कॉलेजियम की व्यवस्था को समाप्त करके NGAC न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो बनाया जाए, ठीक है, NGAC जो है वो बनाया जाए, उसके थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट किया जाए। लेकिन ये प्रस्ताव जो पारित नहीं हुआ, तो अभी भी कॉलेजियम जो व्यवस्था है वही बनी हुई है। फिर कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसके बारे में पूछा गया, कॉलेजियम सिस्टम क्या है इनसे पूछा, क्योंकि इन्होंने कॉलेजियम का नाम लिया होगा तो कॉलेजियम पे क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है सरकार कॉलेजियम की सिफारिश नहीं मान रही है, तो आगे क्या प्रोसेस क्या होगा। अब अगर सरकार जो है, ठीक है, कॉलेजियम की सिफारिश नहीं मान रही है तो आगे का प्रोसेस जो है वो इनसे पूछा गया कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट है मेंबर थर्ड ने पूछा कि जामतारा का नाम सुना है, कहाँ है, क्यों चर्चा में रहा। इनसे पूछा गया जामतारा। अब जामतारा जो है वो झारखंड में जो जगह है जहाँ पर से क्या होते हैं काफ़ी साइबर अपराध जो है वो होते हैं, जिसमें जामतारा से लोगों को फ़ोन किया, जो जामतारा के जो ये साइबर जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो लोगों को फ़ोन करते हैं, उनसे पासवर्ड की जानकारी मांगते हैं, अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं या OTP वगैरह पूछते हैं। तो उनसे क्या करते हैं, फिर बैंक अकाउंट से डिटेल निकलवा लेते हैं, उसके अलावा पैसे जो हैं वो भी ट्रांजेक्ट कर लेते हैं। एक विद इन सेकेंड्स में जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अकाउंट में। तो इस तरह से साइबर क्राइम जो है वो जामतारा से काफ़ी साइबर क्राइम जो है वो हो रहे हैं और लोगों को जो है नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए जामतारा जो है वो चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में पूछा कि क्या राजस्थान में ऐसा कोई स्थान बन रहा है। जी हाँ, राजस्थान में भी सेम जो जामतारा है वैसा ही स्थान बन रहा है, जैसे जो हमारा मेवात एरिया है, अलवर भरतपुर और भिवाड़ी जो एरिया है वहाँ पर सेम जो जामतारा जो है वैसी ही सेम सिचुएशन जो है वो बन रही है। वैसे ही साइबर क्राइम जो है वो मेवात क्षेत्र से हो रहे हैं। और अभी नेटफ्लिक्स पर जो है जामतारा पर एक वो वेब सीरीज़ भी आई थी,
मूवी भी आई थी, तो वो भी पूरा डिस्क्राइब करती है कि जामतारा में किस तरह से जो है फ्रॉड किया जाता है, किस तरह से फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि जामतारा में बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट है साइबर फ्रॉड क्या होता है, कैसे करते हैं फ्रॉड। अब साइबर फ्रॉड जो होता है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं कि साइट को जो है आपका जो मोबाइल है उससे किसी भी टाइप की जानकारी निकाल लेना, चाहे आपके पर्सनल डिटेल्स हो, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स हो, आपके अकाउंट की डिटेल्स हो, OTP का जो है वो लिंक ले लेना, या फ़ोन पर OTP का लिंक ले लेना। तो बहुत सारे जो है, इसके अलावा फ़िशिंग जो है वो भी होती है, स्कीमिंग होती है, आपके क्रेडिट कार्ड की स्कीमिंग कर ली जाती है। बहुत सारे टाइप जो है साइबर फ्रॉड के होते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन करके आपके अकाउंट से पैसा जो है वो निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे। इनसे पूछा गया कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो साइबर जो क्राइम जो सेल होती है हम उसको जो है इन्फॉर्म करेंगे, उसमें शिकायत करेंगे। अभी तो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जगह शिकायत करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं पर जाकर शिकायत करेंगे। और साथ ही क्या होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि पासवर्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके अलावा कोई भी डिटेल्स जो है वो किसी अननोन को नहीं देनी है। नेक्स्ट है साइबर फ्रॉड रोकने के उपाय बताओ। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे जैसे नेटग्रिड बनाया है, इसके अलावा साइबर सेल बनाई है। अभी हाल ही में आज ही कल ही डिक्लेयर हुआ है कि भरतपुर और जोधपुर में जो है वो साइबर थाने भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा साइबर जो है नेटग्रिड तो हो ही गया, NTRO बनाया जाएगा। बहुत सारे उपाय करे जा रहे हैं। नेक्स्ट है ट्राई का नाम सुना है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ट्राई हमारी हो गई है, जो कि क्या करती है, जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करती है कि स्पेक्ट्रम क्या होगा, उनकी नीलामी करती है। इसके अलावा किस हद तक जो है वो डेटा की स्ट्रीमिंग जो है वो की जाएगी, ये सब ट्राई के कंट्रोल में ही होता है। जो नेक्स्ट है क्या काम करती है ट्राई। ये हो ही क्या, ट्राई का काम जो है हमारे डिस्कस कर ही लिया है। वोडाफोन आइडिया मर्ज क्यों हुआ। अब इनसे पूछा गया कि वोडाफोन आइडिया इनका मर्ज क्यों हुआ, ये भी इनसे पूछा गया। क्या टेलीकॉम सेक्टर में किसी एक कंपनी की मोनोपोली है, इतनी कम कंपनीज क्यों हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि कंपनियां जो है लगभग, अगर हम बात करें तो लगभग 6 से 7 कंपनियां जो है टेलीकॉम सेक्टर में जो है वो देखने को मिलती है, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जियो हो। इसके अलावा जो BSNL वगैरह, ये 4-5 जो कंपनियां हैं वही देखने को मिलती है। तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ जो कंपनियां हैं उनका ही क्या है मोनोपोली चलती है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो पूरे टेलीकॉम सेक्टर को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है भीनमाल क्यों प्रसिद्ध है। चेयरमैन सर ने पूछा कि भीनमाल जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। भीनमाल जो है वो जालोर में एक जगह है। अब भीनमाल इनसे इसलिए पूछा गया क्योंकि जालोर से बिलोंग करते हैं, तो जालोर में जो है भीनमाल एक जगह है। अब इसमें ये प्रसिद्ध इसलिए है कि ये माना जाता है, या ऐसी किंवदंती है कि जो विष्णु भगवान की जो पत्नी थी महालक्ष्मी, ठीक है, इनके द्वारा जो है वो भीनमाल को बसाया गया था, तो इसीलिए इसको श्रीमाल भी कहते हैं। श्री यानी लक्ष्मी जी के नाम से इसको श्रीमाल भी इसको बोला जाता है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या थी, प्राचीन काल में गुजरात जो राज्य था उसकी राजधानी भी ये रही है, जो हमारी भीनमाल है। ठीक है, और जो शिशुपाल शिशुपाल वध जिनकी रचना की थी, यानी माघ ने करी थी। ठीक है, संस्कृत के जो विद्वान हैं, और ब्रह्मगुप्त जो है उनका जन्म भी जो है भीनमाल में ही हुआ था। जैन धर्म जो है उसके जो बहुत सारे तीर्थ जो है, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ जो है वो यहाँ पर काफ़ी स्थित है। ठीक है, तो और चीनी यात्री जो हेनसांग जो है उसने भी जो है भीनमाल की यात्रा करी थी, और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का वर्णन भी किया गया है जैन धर्म का। इसके अलावा जैन धर्म के अलावा यहाँ पर बौद्ध धर्म के, ब्राह्मण धर्म के और जो जैन तीनों धर्म के लोग जो है यहाँ पर रहते थे। ये हमारा भीनमाल का जो है इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जालोर की ऐतिहासिकता बताओ। अब जालोर का नाम जो है वो जाबाली के नाम पर पड़ा था। तो एक बार ये हुआ था कि यहाँ पर गुजर प्रतिहार का भी कुछ कुछ देखने को मिलता है। मुंज का जो आक्रमण जो हुआ है वो जालोर पर एक बार हुआ था। इसके अलावा हम बात ही कर चुके हैं कि गुजरात की राजधानी रही है भीनमाल। हर्षवर्धन समकालीन जो हमारे ब्रह्मगुप्त थे, उनका जन्म जो भूमि है वो भी यही है, खगोल विज्ञानी थे ब्रह्मगुप्त। उसके अलावा संस्कृत के जो कवि हैं माघ, जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना करी थी, वो भी क्या है, हम जालोर से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कवि माघ और ब्रह्मगुप्त के बारे में बताओ, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया बताओ। अभी इनसे राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया पूछी, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो पूछी। सरकारी के कार्यालयों में करप्शन बढ़ रहा है, आपको SDO बना दिया जाए तो आप कैसे काम करोगे। अब इनसे पूछा गया कि सरकारी जो जितने भी कार्यालय हैं उसमें करप्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको SDO बना दिया जाए तो आप कैसे डील करोगे, वही सिचुएशनल क्वेश्चन दे दिया गया है। हर कैंडिडेट से एक सिचुएशनल क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है। जालोर में बाढ़ आने पर
एज ए SDO आप क्या क्या करोगे। अब अगर जालोर में बाढ़ आ जाती है तो जब आप SDO होंगे तो आप क्या क्या काम करोगे, तो ये भी इनको सिचुएशनल जो है वो क्वेश्चन दे दिया गया। अब कैंडिडेट का जो है एक्सपीरियंस जो है वो क्या रहा है वो देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन थे, ठीक है, अभी इनको इतने ही याद आ रहे हैं तो ये इन्होंने शेयर करा है। बोर्ड कोऑपरेटिव है, मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है एनालिटिकली पूछते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कई बार जो है बोर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है। तो इन्होंने एक्सपीरियंस जो करा है वो बता रहे हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछे गए इनसे। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ कर जाइए, बिल्कुल करेक्ट बात है, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। डायरेक्ट ही न्यूज़पेपर से क्वेश्चन जो है वो क्रैक कर लेते हैं वो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।